हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी यूजी फोर्थ सेमेस्टर वोकेशनल कोर्स बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का ये आज नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए जो फाइनेंस लेते हैं, जो फाइनेंस है एग्रीकल्चर का, उसके मीन्स क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा डिटेल में लेते चलेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है इस पूरे पीडीएफ में आपको हम वही बताएंगे। ठीक है, तो क्या क्या मीन्स हो सकते हैं, एक हम बहुत ही नेट एंड सेल में देख लेते हैं। पहला है आपका साहूकार, फिर है सहकारी संस्थाएं, व्यापारिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये इतनी यहाँ पर संस्थाएं हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर गैर संस्थागत स्रोत हैं, कुछ यहाँ पर संस्थागत स्रोत हैं। ठीक है, यानी कि कुछ इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए जो फाइनेंस है उसकी व्यवस्था करती हैं। ठीक है, वो उपलब्ध कराती हैं फाइनेंस को, तो इनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इसको एक अगर चार्ट के माध्यम से समझें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और बेहतर भी रहेगा। कि आप देख रहे हैं कि जो कृषि साख है, अगर आप इसको कृषि वित्त, एग्रीकल्चर फाइनेंस या एग्रीकल्चर क्रेडिट कहेंगे तो बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसका संस्थागत स्रोत, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अगर हम इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत स्रोत की बात करें तो इसमें आपका गवर्नमेंट भी आती है, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, सहकारी बैंक आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। ठीक है, और अगर हम गैर संस्थागत स्रोत की बात करें जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं या सोर्सेज हैं, उसमें महाजन, साहूकार या भूस्वामी जो आते हैं, इनको रखा गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये दोनों स्वाभाविक है कि ऋण यहाँ पर जो है क्रेडिट वो प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर किसानों को। ठीक है, पीजेंट्स को। तो इनके ऋणों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने कितने प्रकार के ये जो ऋण है, जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड कराते हैं, हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। तो पहला है अल्पकालीन ऋण। ये हमने ये पूरी जो बीच वाली बॉडी आप देख रहे हैं इस चार्ट की, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अल्पकालीन जो ऋण होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वो 15 महीने से कम अवधि के होते हैं। और फिर आपके यहाँ पर मध्यकालीन ऋण आते हैं जो कि 15 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक होते हैं। और 5 वर्ष से अधिक के लिए जितने भी यहाँ पर क्रेडिट ऋण होते हैं वो भूमि खरीदने या फिर अन्य कामों के लिए, बड़े कामों के लिए लिए जाते हैं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए। 5 वर्ष से अधिक इनकी समय सीमा होती है, तो समय सीमा को आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट ये आता है कि इन मतलब किस लिए इनको मतलब लिया जाता है। अगर अल्पकालीन ऋण की बात करें तो छोटे मोटे चीज़ों के लिए यहाँ पर ये ऋण लिया जाता है। फिर उस थोड़ा सा उससे ऊपर की जो चीज़ें होती हैं लेवल की, पशु खरीदने, छोटे कृषि उपकरण लेने के लिए, वो बड़ी चीज़ों के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो खेती किसानी के मामले में यहाँ पर बड़ा ऋण यानी दीर्घकालीन ऋण लिया जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई। अब हम जो हमने ऊपर आपके देखे ना सीक्वेंस की कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशनल और गैर इंस्टीट्यूशनल जिनको या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं या सोर्सेज हैं, उनका यहाँ पे डिटेल में वर्णन दिया गया है। लेकिन हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमें ये इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ के नाम याद रखने हैं। हालांकि कुछ जो आपकी इंस्टीट्यूशनल मतलब जितने भी आपके सोर्सेज हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, नॉन इंस्टीट्यूशनल हो, सबके नाम हमें याद रख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पूछ ले कि निम्न में से कौन सा गैर संस्थागत स्रोत कृषि वित्त का है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज़ द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर उसमें हो सकता है कि 3 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज दिए होंगे, एक आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज दिया होगा, तो आपको उसमें से चूज़ करना होगा। तो ये ज़रूर देख लेना कि कौन सा इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, कौन सा आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। इस पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब इन्हीं जो सोर्सेज हैं आपकी, इनको डिटेल में वर्णन दिया गया है। लेकिन इसके डिटेल में जाने से पहले हमें सिर्फ एक चीज़ ही देखनी है, एक तो इनके नाम याद कर लेना, दूसरा जितने भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं उन इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर हम चर्चा करेंगे। ये तो आपको देखा ही कि साहूकार आपका आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत, फिर ये प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम जब बात करते हैं जो प्राथमिक हमारी सहकारी समितियाँ हैं, इसमें से जो हमने अंडरलाइन किया है, जो हाईलाइट किया वो चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, कि इन सहकारी समितियों द्वारा लगभग 100% गाँवों और 31% ग्रामीण परिवारों को कवर किया जा रहा है। ये तो फिलहाल यहाँ पर अपने टाइम का डेटा दे रहे हैं, ये वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। प्राथमिक सहकारी समितियाँ यहाँ पर हैं। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि सहकारी समिति कहाँ से आई। हमने तो सहकारी समिति की बात नहीं की, लेकिन आप लोगों ने देखा था कि
कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी, ठीक है। जो सहकारी संस्थाएं हैं ये आपकी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आपकी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस आते हैं। अब इन इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आपकी यहाँ पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ आती हैं, केंद्रीय सहकारी बैंकें या जिला सहकारी बैंकें आती हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर राज्य सहकारी बैंक आता है, फिर आपका सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक। लेकिन अगर सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की बात करें तो इस बैंक का पूर्व नाम आपको भूमि विकास बैंक याद रखना है, ठीक है। और एक याद रखना है कि 2000 मार्च 2016 के अंत तक राज्य में सहकारी बैंकों की संख्या यहाँ पर 33 थी। अगला पॉइंट है कि व्यापारिक बैंक हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स पे आपका आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉमर्शियल बैंक पे आपका क्वेश्चन बनेगा, 101% बनेगा। तो सबसे पहला कि 14 व्यापारिक बैंकों, 14 कॉमर्शियल बैंक्स थी, जो 14 कॉमर्शियल बैंक्स थी 1969 को, और 6 कॉमर्शियल बैंक्स के जो है वो 15 अप्रैल 1980 को उनका नेशनलाइजेशन हो गया। ये आपको ध्यान रखनी है। जो नेशनलाइजेशन है बैंकों का 2 बार हुआ। एक 14 बैंकों का हुआ था 1969 में, यहाँ पर दिया गया है जो डेटा, और फिर 6 बैंकों का आगे हुआ 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है। तो ये दोनों डेटा आपको यहाँ पर याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आगे है यहाँ पर कि खैर ये मार्च 1900 संपूर्ण देश में व्यापारिक बैंकों की शाखाएँ। एक चीज़ रखना कि व्यापारिक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक्स की संख्या है यहाँ पर तो 2018 की दी हुई है, लेकिन आपको गूगल पे सर्च करके देख लेना है कि प्रेजेंट टाइम में कितनी है, ठीक है, कितनी ग्रामीण शाखाएं यहाँ पर बैंक में खुली हुई हैं बैंक की, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी एक यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपको भी पता है, लेकिन इसका यहाँ पर दिया नहीं है। लेकिन आपका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई है ये देख लेना एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इसमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख करके आप अपनी यहाँ पर तैयारी करना आगे। फिर है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो आप कहते हैं जिन्हें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लेना कि भारतीय शाख की आवश्यकता यानी क्रेडिट का जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हेतु 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके अंतर्गत 50 क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की जानी थी, जिसके अनुसार 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, हरियाणा में 1, पश्चिम बंगाल में 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में बताइए भैया कि कब यहाँ पर जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है पहली बार इसकी स्थापना की गई थी रीजनल रूरल बैंक की। तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 30 जून 2008 तक देश में 196 क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की जा चुकी है, समामेलन में घटाकर। खैर, अगला पॉइंट आपका है अग्रणी बैंक योजना। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। हमने बोला ना कि लीड बैंक प्लान जो है इसमें 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात रिजर्व बैंक ने श्री FKF नरीमन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसने अपनी रिपोर्ट्स जो है वो 15 नवंबर 1969 को प्रस्तुत की, ठीक है। अब सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसके अनुसार भारत सरकार के 335 जिलों में को 17 बैंकों में बांट दिया गया। वर्तमान में अग्रणी बैंक योजना के 472 जिलों में लागू है। ये इंपॉर्टेंट है कि अग्रणी बैंक योजना जो आपकी लीड बैंक प्लान, ये 472 स्टेट जो आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर लागू है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि जिसका उत्तरदायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंक जम्मू कश्मीर बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान पर है, बैंक ऑफ राजस्थान पर है, ठीक है। अब बात करते हैं उसी पॉइंट पर जहाँ पर हम आए थे कि हम स्थापना की बात कर रहे थे, ठीक है, कि कौन सा इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्थापना है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या बैंक 12 जुलाई 1982 को स्थापित की गई है। ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, आप इसको देख लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट करते रहना। ये यहाँ पर हाईलाइट नहीं, लेकिन देख लेना कि 12 जुलाई 1982 को यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की। अब अगला पॉइंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना वर्ष 1998-99 में प्रारंभ की गई थी। ये हमने आपकी चर्चा कर ली है, ठीक है। अब आगे पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
ठीक। अब क्या है कि एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक स्थापित करने का निर्णय दिसंबर 1979 में यानी 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था। ठीक है, श्रीमती गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की। ठीक। अब अगला है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लिखी हुई हैं। ठीक, जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़कर सिर्फ छोड़ रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की स्थापनाएँ जितनी हैं उनको देख लेना। स्थापना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को स्थापित की गई थी। हमने आगे भी बताया इससे पहले। 15 जुलाई 1982 से कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शीर्ष संस्था के रूप में इसने कार्य करना अपना प्रारंभ कर दिया था। अगर इसकी पूंजी की बात करें तो इस बैंक की अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए है। ये क्वेश्चन में भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अगर देखा जाए कि नाबार्ड की चुकता पूंजी, अगर हम नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड की चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल जो है वो 3500 करोड़ है, यानी 3500 करोड़ है, जिसमें 99%, बस इतना देखना है। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रबंध क्या है। प्रबंध के लिए इस बैंक का कौन कौन करता है, तो यहाँ पर सभापति है, संचालक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, 3 संचालक सहकारी। ये इंपॉर्टेंट है नहीं आपका। ठीक है, सिर्फ आपको इस चीज़ों में जितना भी हमने बताया सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है आपका कि 1 अप्रैल 1995 से नाबार्ड के अंतर्गत एक नई ग्रामीण आधिकारिक संरचनात्मक विकास निधि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको कि RIDF की स्थापना की गई। RIDF की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1995 को। तो ये देखा। इसके बाद हम बढ़ते हैं, वही चीज़ जो हमने पहले आपको कहा था कि एक हम वीडियो में आगे बताएंगे। जोतों के बारे में बात हो रही थी कि मतलब जोत का मतलब होता है कि कितने हेक्टेयर जो भूमि है वो किसके पास है। ठीक है, तो उसमें से यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। कैटेगरी वाइज मतलब कि सीमांत जोते हैं जो कि मार्जिनल होल्डिंग्स रखते हैं, लघु जोते स्मॉल होल्डिंग्स हैं, अर्ध मध्यम जोते सेमी मीडियम होल्डिंग्स हैं, मध्यम जोते मीडियम होल्डिंग्स हैं और वृहद जोते लार्ज होल्डिंग्स हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेमी मीडियम होल्डिंग्स हैं, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेमी मीडियम होल्डिंग्स कितने से कितने हेक्टेयर तक की भूमि अपने पास रख सकते हैं, तो 2 से 4 हेक्टेयर तक। ठीक है, ऐसे आपको ये डेटा याद कर लेना है कि सीमांत यानी मार्जिनल होल्डिंग्स जो हैं 1 हेक्टेयर तक की रख सकते हैं, फिर लघु 1 से 2 हेक्टेयर, और फिर आपकी मीडियम होल्डिंग्स 4 से 10, और वृहद यानी कि लार्ज होल्डिंग जो हैं वो 10 हेक्टेयर से लेकर के या इससे अधिक यहाँ पर आपको रख सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ MCQs देखेंगे जो कि आपकी कृषि वित्तीय ऋण, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड क्रेडिट पे बेस्ड हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। डेटा थोड़ा अगर देखा जाए अपडेट नहीं है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे। वैसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कब हुई, किस बैंक का क्या रोल है, कौन सा इंस्टीट्यूशनल है, कौन सा गैर इंस्टीट्यूशनल है यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल है, सोर्स यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए फ़िलहाल देख लेते हैं। अगर क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं पीछे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखते हैं। वर्ष 2017-18 में कृषि साख का प्रवाह कितना था? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 11,68,509 करोड़। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट योजना कब प्रारंभ की गई? ये आपको पता है कि अगस्त 1998 में। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है कि किसान क्रेडिट कार्ड किस संस्था द्वारा निर्गत किए जाते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर हम व्यावसायिक बैंक के द्वारा देखें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा देखें, सहकारी बैंक के द्वारा देखें। ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे कि वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में हिस्सेदारी न्यूनतम दर्ज की गई? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला है कि कृषि क्षेत्र में मध्यमकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? हमने अभी आपको ये क्वेश्चन करवाया भी था, अभी जब हमने साख वाला बता रहे थे क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 माह से लेकर के 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है कि मार्च 2018 के अंत तक देश में कुल बैंकों की कितने प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत रही हैं या कार्य कर रही थीं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 34.2%। अगला क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2018 को देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे थे या कार्यरत थे?
इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 56। अगला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किन 2 राज्यों में कार्यरत नहीं है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्किम और गोवा में आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम 2014 में बैंक की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की गई थी। कितनी की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है और आखिरी है आपका कि केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अप्रैल 1987। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे सोर्स है, कौन सा इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, और किस सोर्स की जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है उसकी स्थापना कब हुई, ये आपको याद रखना है, और उसकी अधिकृत पूंजी कितनी है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।